हेलो एंड वेलकम टू इग्नू BAPSH। तो आज हम BPSC ट्रिपल वन क्लासिकल पॉलिटिकल फिलोसफी का 6th यूनिट देखने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है एरिस्टोटल, सिटीजनशिप एंड द रूल ऑफ लॉ। जिसमें सबसे पहला टॉपिक हमारे सामने आता है एरिस्टोटल की साइंस का। तो पिछले यूनिट नंबर 5 में हमने कुछ एरिस्टोटल के फिलोसफिकल आइडियाज़ को पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि जो एरिस्टोटल की फिलॉसफी है वो फिजिकल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रहती है। जहाँ हमने वो तस्वीर भी देखी थी जहाँ प्लेटो और एरिस्टोटल को दर्शाया गया है, जहाँ प्लेटो ऊपर की तरफ इशारा कर रहे हैं, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस मटेरियल वर्ल्ड या जिस फिजिकल वर्ल्ड में हम रह रहे हैं वो रियलिटी नहीं है, रियलिटी इसके बियॉन्ड है। वहीं एरिस्टोटल इस फिजिकल वर्ल्ड की ओर इशारा करते हुए हम हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी रियलिटी हमें जाननी है वो इस फिजिकल वर्ल्ड में ही लाया करती है, जहाँ पर ह्यूमन एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन और रेशनल थॉट से ही हम अपनी नॉलेज की फाउंडेशन रख सकते हैं ऑफ एथिक्स एंड पॉलिटिक्स। तो यहीं से शुरुआत होती है एरिस्टोटल की साइंस की, जहाँ एरिस्टोटल सबसे पहले हमें नॉलेज और साइंस में फिजिकल रियलिटी और परसेप्शन के बारे में बताते हैं। तो एरिस्टोटल का ये मानना रहता है कि जो रियलिटी है वो फिजिकल वर्ल्ड में ही लाया करती है। उनके अकॉर्डिंग जो नॉलेज है वो स्टार्ट होती है हमारी परसेप्शन से, और ये परसेप्शन से हम जो सेंसेशन हमें मिलती है, इसी सेंसेशन से हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं, जिसको आगे बढ़ाकर हम इंडक्टिव रीजनिंग या इंडक्शन की मदद से अपनी नॉलेज को और भी ज़्यादा एक्सपैंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें, तो अगर हमारे सामने एक पेड़ आ जाए, तो पेड़ को देखते ही हमारा एक परसेप्शन है कि ये हरा हरे रंग का होगा, इस पे या तो फूल लगेंगे या फल लगेंगे, इसमें लकड़ी होगी जिसको हम जला के हाथ सेक सकते हैं ठंड में। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये बनती है हमारी नॉलेज का बेस, कि एक पेड़ है, हरा है, उसमें फल लगे हुए हैं, फूल लगे हुए हैं, उसके अंदर लकड़ी है जिसको जलाया जा सकता है, उससे खिड़की दरवाजे बनाए जा सकते हैं। तो ये हो गई उसकी बेसिक नॉलेज। लेकिन एरिस्टोटल इससे एक स्टेप आगे जाकर इंडक्शन के बारे में बताते हैं, जहाँ पर हम ये सोचते हैं कि पेड़ जो हरा हमें दिख रहा है, ये हरा क्यों है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, जो इस पे फल लग रहे हैं उनका मैकेनिज्म क्या है कि क्यों ये फल लग रहे हैं, ये फल आखिरकार लगते कैसे हैं, जो लकड़ी इसमें है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जो इसे मदद करती है आग को पकड़ने में। तो ये जो सारी नॉलेज है ये बनती है हमारी ट्रू नॉलेज अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल बाय द प्रोसेस ऑफ सेंसेशंस प्लस इंडक्शन। उसके बाद एरिस्टोटल हमें इंडक्टिव मेथड के बारे में बताते हैं, और वही चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि जो प्लेटो थे वो हमेशा आइडियल फॉर्म्स पे फोकस किया करते थे, लेकिन जो एरिस्टोटल हैं वो इंडक्टिव मेथड का यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं और उसे जनरल नॉलेज में इन्हेंस करते हैं, जिसका जो हम कह सकते हैं कि फाउंडेशन है वो होता है ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड फिजिकल रियलिटी। उसके बाद एरिस्टोटल साइंस एज एन इंटीग्रेशन के बारे में बताते हैं कि साइंस एक इंटीग्रेशन होता है 3 तरीके के प्रोसेस का, जिसमें सबसे पहला होता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब किसी भी चीज़ का एक क्रिएशन, की जैसे एक पेड़ है, वो उगा, वो पेड़ बड़ा हो गया, उसको वो क्रिएट हो गया। ठीक है, अब जैसे ही वो पेड़ क्रिएट हो गया, अब उसकी जो हमारे पास नॉलेज है, उस नॉलेज को हम प्रैक्टिकली इस वर्ल्ड में अप्लाई करके देखते हैं रियल वर्ल्ड एक्टिविटीज़ में, कि उस पेड़ से क्या क्या किया जा सकता है। उसके बाद थर्ड चीज़ आती है हमारे पास थियोरेटिकल कंटेम्पलेशन। तो एरिस्टोटल हमें बताते हैं कि किसी भी चीज़ की अगर हम फिलोसफिकल थिंकिंग करते हैं तो हमें उस चीज़ के पीछे कुछ डीपर ट्रुथ्स पता चलते हैं, और इसीलिए जो एरिस्टोटल हैं वो इन तीनों चीज़ों को इंटरकनेक्ट करते हुए हमें एक कोहेसिव अप्रोच प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि हम किसी भी चीज़ के बारे में एक साइंटिफिक इंक्वायरी कैरी आउट करके रख सकते हैं। उसके बाद एरिस्टोटल एथिक्स एंड पॉलिटिक्स के बारे में बताते हैं, जिसमें सबसे पहले एरिस्टोटल ह्यूमन बिहेवियर और इन एग्जैक्ट साइंसेस के बारे में बताते हैं, जहाँ एरिस्टोटल ने साइंस को 2 तरीके की कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है बेस्ड ऑन देयर प्रिसीजन एंड यूनिवर्सैलिटी। जिसमें सबसे पहले आता है हमारे पास कंक्रीट साइंसेस। कंक्रीट साइंसेस का मतलब ये होता है कि जो फिजिकल रियलिटी को बताती हैं, जैसे कि फिजिक्स है। फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट है ग्रेविटी, कि जो चीज़ ऊपर गई वो नीचे आएगी। ठीक है, वो हर जगह यही अप्लाई होगा जहाँ भी ग्रेविटी है। ये कॉन्क्रीट बन चुका है, कॉन्क्रीट ट्रुथ है। वो सेम चीज़ बायोलॉजी है, जैसे कि जो भी इंसान है या जो भी जानवरों में खून पाया जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं कि अगर हमें कोई जानवर दिखा तो उसके अंदर खून नहीं होगा, पानी होगा। तो ऐसी कुछ चीज़ें नहीं होती। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल ये सारी चीज़ें कॉन्क्रीट साइंसेज में आती हैं, जो कि सबसे ज़्यादा स्टेबल और यूनिवर्सल मानी जाती हैं।
वहीं एक चीज़ आती है इनएग्जैक्ट साइंसेज की, जो कि बिहेवियर या ह्यूमन बिहेवियर पर डिपेंडेंट रहती हैं, जैसे कि एथिक्स और पॉलिटिकल साइंस, जो कि लेस प्रिसाइज होती हैं, क्योंकि कल्चर टू कल्चर या सोशल कॉन्टेक्स्ट में ये वेरी करती है। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो एथिक्स जो है, जैसे कि कोई ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पे ये माना जाता है कि पेड़ लगाने से जो है वो हमारे पास गुड फॉर्चून आता है, तो उस तरीके से जो सारी चीज़ें हैं वो अपने एथिक्स को इस तरीके से डेवलप करते हैं। ठीक है। उसके बाद एक कम्युनिटी ऐसी है जहाँ पर पेड़ जो है वो उसे काटने की बात की जाती है अपने फ़ायदे के लिए, और उससे तरीके की चीज़ें बनाकर जो है वो बेची जाती हैं। तो वो भी एक तरीके का एक अलग कल्चरल कॉन्टेक्स्ट हो गया। तो यही चीज़ एरिस्टोटल हमें बताने की कोशिश करते हैं कि जो एथिक्स होते हैं या जो पॉलिटिकल साइंस होती है वो कल्चर टू कल्चर और सोशल कॉन्टेक्स्ट में वेरी करते हैं, और यही चीज़ इन्हें इनएग्जैक्ट बनाती है। उसके बाद एरिस्टोटल पॉलिटिकल साइंस का हमें नेचर बताते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल जो पॉलिटिकल साइंस है उसका काम ये है कि जो भी चीज़ हमने थियरी में पढ़ी उसको अप्लाई करना, उसको एक्शन में लाना, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग अच्छी पॉलिटिकल एक्सपर्टीज हम तभी अचीव कर सकते हैं जब हम किसी थियरी की सिस्टमेटिक स्टडी करें और उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लें। अब ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हम लेंगे कैसे? वो हम लेंगे ऑब्जर्वेशन और टेक्सटिंग से। तो अरिस्टोटल ये एम्फेसाइज करते हैं कि जो पॉलिटिकल थियरीज हमने पढ़ी हैं उसे हम ह्यूमन एक्सपीरियंस के अगेंस्ट टेस्ट करें। एग्जाम्पल देखें तो जैसे हमने फ्रीडम की जो पॉलिटिकल थियरी है वो पढ़ी, लेकिन हमने सिर्फ पढ़ ली, तो क्या वो हमारी ट्रू नॉलेज को आइडेंटिटी बना सकती है? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कब हो सकता है? जब हम अपनी पढ़ी हुई थियरी को प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करके देखेंगे, उसका एक्सपीरियंस लेंगे। जैसे कि हमने फ्रीडम के बारे में पढ़ा, तो हमने सब कुछ पढ़ लिया कि फ्रीडम है क्या, लेकिन जब तक हम उसको एक्सपीरियंस नहीं करेंगे हमारी सोसाइटी में कि फ्रीडम का मतलब है क्या, क्या ये फ्रीडम का मतलब है कि हम अपने मतलब के लिए दूसरे का नुकसान कर दें? ये तो फ्रीडम नहीं है। तो ये हमें कब पता चलेगा? जब हम रियल लाइफ में इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे। तो यही चीज़ हमें जो एरिस्टोटल हैं वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद एरिस्टोटल पॉलिटिकल साइंस में यूज होने वाले लॉजिक और लैंग्वेज के बारे में हमें बताते हैं, जिसमें सबसे पहले वो लॉजिक के रोल को दर्शाते हैं, जहाँ पर एरिस्टोटल ये कहते हैं कि लॉजिक एक ऐसी रेशनल क्वालिटी है ह्यूमन बींग्स की जो कि उन्हें मदद करती है उनके थॉट्स को एनालाइज करने में और उनके आर्ग्यूमेंट में एक कंसिस्टेंसी लाने में। और ये सारी चीज़ें जो एरिस्टोटल हैं वो बताने की कोशिश करते हैं कि लॉजिक एकदम से नहीं आता, उसे धीरे धीरे हमें एक्सटेंसिव वे में आगे बढ़ाना होता है, उसकी प्रैक्टिस करनी होती है। और यही सारी चीज़ें एरिस्टोटल ने अपने वर्क ऑर्गेनन में बता के रखा है, जिसका मतलब होता है टूल ऑफ एनालिसिस। उसके बाद एरिस्टोटल पॉलिटिकल साइंस में यूज़ होने वाली लैंग्वेज और नॉलेज के बारे में भी हमें बताते हैं। तो लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल इज अ ब्रिज बिटवीन द परसेप्शन एंड थॉट। इसको एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं कि अगर मैं कहूँ एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर हम इंटरनेट सर्फिंग कर सकते हैं, उस पर गेम्स खेल सकते हैं, उस पर पढ़ाई कर सकते हैं, उस पर चैटिंग कर सकते हैं, उस पर वीडियो कॉल कर सकते हैं, तो अगर हम इस तरीके से कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे तो जो हमारी पूरी कम्युनिकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा बल्कि लगेगी। वहीं अगर मैं इसको एक नाम दे दूँ कि ये लैपटॉप है, कि हम लैपटॉप की मदद से ये सब कर सकते हैं, तो हमने उस चीज़ को डिफाइन कर दिया, उस चीज़ को एक नाम दे दिया। जैसे ही हमने इसको नाम दिया तो वैसे ही जो ह्यूमंस हैं वो आसानी से उस चीज़ को कम्युनिकेट कर सकते हैं और उसकी नॉलेज को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। और इसीलिए हम ये देखते हैं कि डेफिनेशंस अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल प्ले अ क्रूशियल रोल इन दी पॉलिटिकल साइंस। और ये सब चीज़ें एरिस्टोटल ये कहते हैं कि जो डेफिनेशंस हम डिफाइन या हम एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं वो सिर्फ मुंह उठा के नहीं करना कि मन में आया तो कर दिया, नहीं, बल्कि हमें प्रीवियस जनरेशन्स में या हिस्ट्री में जो भी सारी चीज़ें उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में लिखी गई हैं उनके प्रॉपर एनालिसिस और रियल वर्ल्ड में उनके क्या यूज़ हो सकते हैं उनको एनालाइज करने के बाद ही हम इनको डिफाइन कर सकते हैं, उसको एक नाम दे सकते हैं। तो ये रोल होता है लैंग्वेज और नॉलेज का। उसके बाद एरिस्टोटल इसके नेचर और पर्पस की बात करते हैं। तो जो साइंस का पर्पस होता है अकॉर्डिंग एरिस्टोटल, तो ये होता है गोल ओरिएंटेड नेचर। मतलब एरिस्टोटल को ये लगता था कि जो भी सारी चीज़ें नेचर में हैं उनका कोई ना कोई पर्पस है, भले ही वो हमें कॉन्शियसली पता हो या अनकॉन्शियसली पता हो। और यही चीज़ उसे टेलोस का नाम देते हैं, एरिस्टोटल से पर्पस का नाम देते हैं, जहाँ पर वो ये कहते हैं कि अगर हमारे पास एक बीज है तो बीज के बारे में हमें नॉलेज है कि हाँ
इसके पास पोटेंशियल है बढ़ने का, ये ग्रो कर सकता है, ये ट्री बन सकता है। तो जैसे ही ये ट्री बना वैसे इसका पर्पस फुलफिल हो गया। तो यही चीज़ हमें अरिस्टोटल जो है वो पॉलिटिकल साइंस में बताने की कोशिश करते हैं कि जो भी चीज़ का हमने नाम दिया है वो उसके पर्पस को फुलफिल करने में मदद करनी चाहिए। अगर वो चीज़, अगर जिसको हमने डिफाइन किया है वो अपने पर्पस को फुलफिल नहीं कर पा रही है तो वो ट्रू साइंस नहीं है, बल्कि वो कुछ और ही है। उसके बाद अरिस्टोटल हमें डायलेक्टिक्स के बारे में भी बताते हैं पॉलिटिकल साइंस में। तो अरिस्टोटल ये कहते हैं कि अगर हम अपने एनालिसिस में डायलेक्टिकल मेथड का यूज़ करते हैं तो हम कॉमनली एक्सपेक्टेड व्यूज़ को यहाँ पर अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, अपने आर्ग्यूमेंट्स को रिफाइन कर सकते हैं और सच की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। और ये चीज़ें हम एथिक्स और पॉलिटिक्स में भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर एक इंडिविजुअल को अगर वो डायलेक्टिक्स का यूज़ करता है तो उसे अपने रीज़न में क्लैरिटी मिलती है बिना किसी कंट्राडिक्शन के। अब हम बात करते हैं ह्यूमन नेचर एंड एथिक्स की। तो अपनी साइंसेज में जो एरिस्टोटल हैं वो ह्यूमन नेचर और एथिक्स के बारे में भी हमें बताते हैं, जहाँ पर ह्यूमन बींग्स को एरिस्टोटल ये कहते हैं कि ह्यूमन बींग्स के पास कुछ डिज़ायर भी होती हैं और कुछ कॉग्निटिव एबिलिटीज़ भी होती हैं। उन्हें ये लगता है कि जो ह्यूमन एक्शंस कर रहे हैं, जो भी एक्शन एक ह्यूमन अपनी लाइफ में कर रहा है वो डायरेक्टेड हैं टूवर्ड्स अचीविंग द गुड, मतलब वो कोई ना कोई चीज़ को पाना चाहता है, कोई अच्छाई की तरफ वो जा रहा है, उस अच्छाई को वो हासिल करना चाहता है। और इस पूरी जर्नी में जो एक इंडिविजुअल है वो कुछ मॉरल और कुछ जो रीजनल एक्टिविटीज़ में है वो भी इसमें एंगेज रहता है। और इसमें जो एथिक्स हैं वो सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर एक इंसान के पास नॉलेज है, नॉलेज के साथ साथ वो वर्चुअस है, उसको एथिक्स के बारे में नॉलेज है, तो वो जिस अच्छाई के पीछे भाग रहा है उसको हासिल करने के लिए वो उस अच्छाई का यूज़ कर सकता है दूसरों की भलाई करने में। तो ये सारी चीज़ें एरिस्टोटल हमें ह्यूमन नेचर और एथिक्स के बारे में बताते हैं। और लास्टली एरिस्टोटल हमें इन सभी चीज़ों का एक प्रैक्टिकल और एक थियोरेटिकल सिंथेसिस भी बताते हैं। तो जो एरिस्टोटल की थियोरी है उसमें ऑब्जर्वेशन, प्रैक्टिकल एक्शन, थियोरेटिकल थिंकिंग में सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है, क्योंकि एरिस्टोटल को ये लगता है कि नॉलेज तभी आएगी जब हम कॉमनली एक्सपेक्टेड जो भी हमारे आइडियाज़ हैं उसको ऑब्जर्व करेंगे, उनके बेसिस पे जो हमें नॉलेज मिली हम उनको प्रैक्टिकल एक्शन के ज़रिए हम उनको रियल वर्ल्ड में अप्लाई करेंगे। उसके बाद थियोरेटिकल थिंकिंग करेंगे जिससे कि हमारी नॉलेज जो है वो और ज़्यादा एक्सपैंड कर सकती है और हायर ट्रुथ्स की तरफ हम जा सकते हैं। तो कंक्लूजन में हमें बताया गया है कि जो एरिस्टोटल की फिलॉसफी है वो फिजिकल और इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड के बीच में जो गैप है उसको ब्रिज करती है। उनका फोकस होता है ऑब्जर्वेशन पे, एक्सपीरियंस पे, लॉजिकल रीजनिंग पे, जो कि चीज़ें हमें साइंस, एथिक्स और पॉलिटिक्स में समझने में आसानी देती हैं। और यही चीज़ हमें एरिस्टोटल की साइंस में पता लगती है। आगे बढ़ते हैं हम एरिस्टोटल्स व्यूज ऑन ह्यूमन नेचर पे। तो एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग एक इंसान के तीन चेहरे होते हैं। पहली बार देखें तो एक इंसान सोशल बीइंग है, फिर उसके बाद देखें तो एक पॉलिटिकल बीइंग भी है और लास्टली एक इंसान एथिकल बीइंग भी है। तो ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल बीइंग्स, एरिस्टोटल को ये पता है और एरिस्टोटल ने ये भी कहा है कि ह्यूमंस आर अ सोशल एनिमल। तो इसी बेसिस पर जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, एरिस्टोटल हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ह्यूमन बीइंग्स हमेशा टुगेदरनेस की तरफ भागते हैं, एक सोसाइटी की तरफ, एक पॉलिस, एक स्टेट में रहने की कोशिश करते हैं जहाँ उन्हें आसपास अपने जैसे इंसान मिलते हैं, अपनी जैसी कम्युनिटी मिलती है। तो इस नज़रिए से अगर हम देखें तो वो एक सोशल बीइंग है। एडिशनली एरिस्टोटल ये भी कंसिडर करते हैं कि एक इंसान की कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि उसे पता होता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या जस्ट है, क्या अनजस्ट है। तो इससे हम ये देखें तो एक इंसान एथिकल बीइंग भी है, उसे पता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। उसके बाद जो एरिस्टोटल हैं वो ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो चीज़ ह्यूमंस को दूसरी स्पीशीज से अलग बनाती हैं वो है लाइफ ऑफ जस्टिस, जहाँ जो इंसान है उन्हें न्याय की तलाश रहती है। वो चाहते हैं कि हमारे साथ कुछ भी गलत ना हो, हमारे साथ सब कुछ सही होना चाहिए। जो भी रिक्वायरमेंट्स हमें हैं हम उसको सेटिस्फाई कर सकें बिना किसी दबाव के, और ताकि हम अच्छे से अपनी लाइफ को जी सकें। तो एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग यही सारी चीज़ें पॉलिटिक्स में भी अल्टीमेट एम रखती हैं, क्योंकि आज के टाइम पे भी अगर हम देखें तो हर एक स्टेट का मतलब ही यही होता है कि जो हमारे रहने वाले इंडिविजुअल्स हैं हम उनको एक वेलफेयर स्टेट प्रोवाइड कर सकें जहाँ पर उनकी सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाए और वो आसानी से अपनी ज़िंदगी जी सकें। तो इस नज़रिए से अगर हम देखें तो एक इंसान जो है वो अच्छी लाइफ जीने के लिए न्याय की अगर तलाश करता है वो
एक पॉलिटिकल बीइंग भी है। तो यही सारी चीज़ें हमें एरिस्टोटल्स व्यूज़ ऑन ह्यूमन नेचर में बताए गए हैं। अब हम बात करते हैं सिटीजनशिप के बारे में। तो एरिस्टोटल के जो भी व्यूज़ हैं सिटीजनशिप पे, वो उनके किताब पॉलिटिक्स में हमें बताए गए हैं, जहाँ पर एरिस्टोटल ये कहते हैं कि जो सिटीजनशिप है उसमें हमेशा एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए इन दी गवर्नेंस ऑफ द सिटी स्टेट या फिर पॉलिस। लेकिन इन सभी चीज़ों पर बढ़ने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि सिटीजन है क्या अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल ये कहते हैं कि जो सिटीजन है वो एक ऐसा इंसान है जिसके पास राइट टू पार्टिसिपेट इन जुडिशियल ऑफिसेज हैं। मतलब जैसे कि वो एथेंस का एग्जांपल देते हैं कि जो सिटीजन्स हैं वो असेंबलीज को अटेंड कर सकते हैं, वो काउंसिल में अटेंड कर सकते हैं, वो जूरीज में बैठ सकते हैं, डिसीजन सुना सकते हैं। तो ये होता है सिटीजन जिसके पास राइट होता है पार्टिसिपेशन का। और उसके बाद अगर हम देखें तो जैसे आज के टाइम पे हम पार्टिसिपेटरी सिटीजनशिप को फॉलो करते हैं, तो ग्रीक सिटी स्टेट्स में उस समय पे जो सिटीजनशिप चला करती थी वो डायरेक्ट और पार्टिसिपेटरी हुआ करती थी, जो कि आज के टाइम पे जो रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसीज हैं उनसे थोड़ी अलग होती थी। जहाँ पर जो फुल सिटीजनशिप है उनमें कुछ सर्टेन ग्रुप्स को एक्सक्लूड किया जाता था, जैसे कि विमेन, स्लेव्स और फॉरेनर्स। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद एरिस्टोटल सिटी स्टेट एज अ कलेक्टिव एंटिटी के बारे में भी हमें बताते हैं। तो एरिस्टोटल के ये व्यूज थे कि जिस सिटी स्टेट में सिटीजन रह रहे हैं उनको अच्छे तरीके से हमें ऑर्गेनाइज करके रखना चाहिए ताकि वो एक सेल्फ सफिशिएंट लाइफ जी सकें। क्योंकि अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल जो सिटी स्टेट है वो एक जोग्राफिकल एरिया नहीं है, बल्कि वो एक ऐसा एरिया है जो कि कम्युनिटी बाउंड है, जहाँ पर शेयर्ड तरीके से डायरेक्ट पार्टिसिपेशन के जरिए और म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ जो सिटीजन्स हैं वो रहते हैं और अपने रोल को समझते हुए वो डायरेक्टली यहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ एक्सक्लूडेड कैटेगरीज की। तो अब हम बात करते हैं उन कैटेगरीज की जिसको एरिस्टोटल जो है वो एक्सक्लूड कर सकते हैं फ्रॉम दी क्राइटेरिया ऑफ सिटीजनशिप। जिसमें सबसे पहले आते हैं स्लेव्स और रेजिडेंट एलियंस, जो कि अपने स्टेटस की वजह से इनको एक्सक्लूड किया जाता है। उसके बाद आते हैं विमेन, जो कि एक्सक्लूड की जाती हैं उनके एक्टिव पार्टिसिपेशन के जरिए, क्योंकि एरिस्टोटल के व्यूज थे कि जो विमेन है उनके पास घर के और ऐसे घरेलू कार्य ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, तो विमेन को सिटीजनशिप नहीं देनी चाहिए। उसके बाद आते हैं यूथ और एल्डर्स। तो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल जो लोग मिलिट्री सर्विस के लिए जो लड़के जो हैं वो बहुत ज़्यादा अगर यंग हैं और जो ओल्ड मैन हैं जो कि अपनी ड्यूटी से रिटायर हो चुके हैं उनको फुल सिटीजनशिप नहीं मिलती, उनको सेमी सिटीजन्स बुलाया जाता है। उसके बाद आते हैं मेड सिटीजन्स, जो कि ऑनररी टाइटल से मिलते हैं, जिनका मतलब फुल सिटीजनशिप नहीं होता, बल्कि सिटी स्टेट ने किसी एक बाहर के इंसान को कोई टाइटल दिया है तो वो एक सेमी सिटीजन की तरह उस सिटी स्टेट में रह सकता है। और लास्टली आते हैं मैनुअल लेबर्स, जो कि इसीलिए एक्सक्लूड कर दिए जाते हैं क्योंकि उनके पास अपने ही कार्य इतने ज़्यादा होते हैं कि उनके पास कोई भी लेजर टाइम नहीं होता पॉलिटिकल और फिलोसफिकल एंगेजमेंट के लिए। तो ये सारी कैटेगरीज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो कि एरिस्टोटल सिटीजनशिप से एक्सक्लूड करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है वेरिएबिलिटी ऑफ सिटीजनशिप, कि सिटीजनशिप अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल वेरी भी करती है। अब वो कैसे वेरी करती है? वेरी करती है कॉन्स्टिट्यूशन इन्फ्लुएंस से। तो एरिस्टोटल ये कहते हैं कि जो सिटीजनशिप है वो एक सिटी स्टेट के संविधान से तय होगी, कि अगर एक सिटी स्टेट का संविधान डेमोक्रेटिक है तो वो जो सिटी स्टेट है उसके सिटीजन्स भी डेमोक्रेटिक होंगे, उनमें वैसे वर्च्यूज वगैरह होंगे। अगर एक सिटी स्टेट डिक्टेटरशिप में है तो उसके सिटीजन्स को भी एज अ डिक्टेटरशिप के अंडर रहने वाले सिटीजन्स की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के इन्फ्लुएंस में आके एरिस्टोटल ये एक्नॉलेज करते हैं कि किसी भी स्टेट का जो सिटीजनशिप है वो वेरी कर सकती है ड्यूरिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल शिफ्ट्स और रेवोल्यूशन। अगर कोई रेवोल्यूशन भी हो गया, रेवोल्यूशन के पहले अगर हम देखें एग्जाम्पल के रूप में, अगर कोई स्टेट डेमोक्रेटिक है वहाँ पर डेमोक्रेटिक तरीके से सारी चीज़ें होती हैं, सिटीजन भी वैसे हैं। लेकिन जैसे कोई रेवोल्यूशन हुआ और एक मोनार्की आ गई तो उस तरीके से उन सिटीजन्स को ट्रीट किया जाएगा, ना कि डेमोक्रेटिक तरीके से। तो ये होता है वेरिएबिलिटी इन दी सिटीजनशिप अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। उसके बाद एरिस्टोटल ये कहते हैं आइडेंटिटी ऑफ द सिटी। मतलब एरिस्टोटल आइडेंटिटी को एज अ मतलब कह सकते हैं कि एक सिटी स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे ये एक सिटी की आइडेंटिटी बनाने की कोशिश एरिस्टोटल ये करते हैं। जैसे
एग्जाम्पल देखें तो एरिस्टोटल ये कहते हैं कि जैसे ही एक सिटी स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज आता है तो उस सिटी की आइडेंटिटी भी वैसे ही बदल जाती है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे ही एक स्टेट है, अगर उसे हमने डिक्टेटरशिप में बदल दिया, उसके कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्टेटरशिप जैसे कुछ प्रोविजंस डाल दिए, तो उस सिटी स्टेट को एज अ डेमोक्रेटिक सिटी स्टेट नहीं देखा जाएगा, बल्कि उसकी आइडेंटिटी ही ऐसी बन जाएगी कि वो डिक्टेटरशिप है, तो वहाँ तो वैसे ही लोग मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें भी हमें वेरिएबिलिटी में बताई जाती हैं। और बाद में आता है हमारे पास वर्च्यू एंड सिटीजनशिप, जहाँ पर वर्च्यू ऑफ सिटीजन्स और गुड मैन के बारे में एरिस्टोटल बताते हैं। तो एरिस्टोटल यहाँ पे हमारे सामने एक क्वेश्चन पेश करते हैं। वो क्वेश्चन ये होता है कि एक गुड सिटीजन के जो वर्च्यूज हैं, क्या व्यक्तिगत तौर पर जो वर्च्यूज अपने अंदर वो इनहेरिट करता है, उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है। तो ये सारी चीज़ें एरिस्टोटल इसका आंसर देते हुए कहते हैं कि ये डिपेंड करता है रेजीम के ऊपर। अगर रेजीम आइडियल है, जहाँ पर हर एक सिटीजन को वर्च्यू सिखाए जा रहे हैं बाय द रूलिंग क्लास, और रूलिंग क्लास भी अच्छी खासी वर्चुअस है, तो उन सभी को वर्च्यूज के अगेंस्ट, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वर्च्यूज के अकॉर्डेंस में ही रूल किया जाएगा। वो वर्च्यूज के बिना नहीं रहेंगे। हर किसी के पास अपने वर्च्यूज होंगे, इन द स्टेट कंटेक्स्ट, इन द इंडिविजुअलिस्ट कंटेक्स्ट। लेकिन जो एरिस्टोटल हैं वो ये कहते हैं, अगर एक रेजिम नॉन आइडियल है, तो उस नॉन आइडियल रेजिम में जो रूलिंग क्लास है वो भी वर्चुअस नहीं होगी, वो भी नॉन आइडियल होगी। तो इसी नॉन आइडियल रूलिंग क्लास की वजह से जो वर्चूज हैं सिटीजन्स के, वो भी यहाँ पर हैम्पर होते हैं। जिसकी वजह से होता क्या है कि भले ही वो बाहर से हम कह सकते हैं कि नागरिक तो अच्छे बन जाते हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे जो इंसान है वो बुरा बनता है, और ये चीज़ अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल बुरी है। इसीलिए वो आइडियल रेजिम की बात करते हैं, जहाँ पर एक रूलिंग क्लास जो है वो अपने सिटीजन्स को वर्चुअसली रूल करती है, और वर्चुअसली रूल करने की वजह से उन सभी वर्च्यूज के इन्फ्लुएंस में आने की वजह से जो लोग हैं वो खुद ब खुद व्यक्तिगत तौर पे भी वर्चुअस बनने लगते हैं, और वैसी ही अच्छी स्टेट बन जाती है जिसे एरिस्टोटल एज एन आइडियल स्टेट कहते हैं। उसके बाद आता है गुड सिटीजनशिप। तो एरिस्टोटल ये कहते हैं कि अच्छे सिटीजन्स वो होते हैं जो कि पॉलिटिकल लाइफ जो कि स्टेट में चला करती है, जो भी स्टेट में हमारे प्रिंसिपल्स को एस्टैब्लिश किया गया है उनमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, और उनके प्रिंसिपल्स को यहाँ पर क्या करें, उनको अपहोल्ड करें। लेकिन यहाँ पे भी एक कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आती है। अब कन्फ्लिक्ट कैसे, कि मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में देखें तो एक स्टेट है, सिटी स्टेट में एक घोषणा हुई कि सबकी भलाई इसी में है कि जो कम्युनिटी है, ठीक है, अलग अलग जितने भी धर्म हैं, और जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक, जैसे धार्मिक रिचुअल्स हो गए, तो सिटी स्टेट ने घोषित किया कि हमारी भलाई इसी में है कि हर एक महीने किसी एक रिलीजन के रिचुअल को हम डेली लाइफ में एक महीने तक फॉलो करें, जिससे कि हर एक सिटीजन में एक दूसरे के धर्म के लिए जो है वो प्यार उमड़ आए। लेकिन अगर ये स्टेट के लेवल पे देखें तो ये अच्छी चीज़ है, लेकिन एक आइडियल गुड मैन के पर्सपेक्टिव से देखें तो ऐसा भी हो सकता है कि उसे सिर्फ अपना ही धर्म प्यारा हो, वो दूसरे के धर्म से उसका कोई वास्ता ही ना हो, उसे उसके बारे में नॉलेज ही ना हो, तो वो ऐसा करेगा क्यों। तो यहाँ पर एक कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आ जाती है, और यही चीज़ हमें एरिस्टोटल बताने की कोशिश कर रहे हैं। बाद में हमारे पास आता है कुछ प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन इन सभी चीज़ों के। तो सबसे पहले एरिस्टोटल इसमें हमें कुछ ड्यूटीज़ और प्रिविलेजेस के बारे में बताते हैं, जहाँ पर सिटीजनशिप में कहा जाता है कि एरिस्टोटल कहते हैं कि सिटीजनशिप में हमारे पास कुछ फ्रीडम भी होती है, यानी हमारे पास ये प्रिविलेज है कि हम मन चाह काम कर सकते हैं, भले ही वो उसे दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना है, अपने मन को जो अच्छा लगे बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वो हम काम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक प्रिविलेज है। वहीं हमारे पास कुछ ऑब्लिगेशंस भी हैं जो हमारी ड्यूटी बनती हैं, जैसे कि मिलिट्री सर्विस में पार्टिसिपेट करना, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना। तो ये हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सिटीजनशिप है अकॉर्डिंग अरिस्टोटल, ये एक स्टेटस नहीं है, बल्कि एक सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जहाँ पर कुछ प्रिविलेजेस के साथ साथ एक सिटीजन को कुछ ड्यूटीज़ का भी पालन करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो मैनुअल लेबर्स हैं उनको सिटीजनशिप से अलग रखा रहता है। ये रीज़न हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि इनके पास कुछ लेजर टाइम नहीं रहता, और जिसकी वजह से वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, इसलिए इनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। अब बात आती है यहाँ पर रिलेवेंस टू दी मॉडर्न रीडर की। तो आज के टाइम पे अगर हम इंडिया में भी देखेंगे तो इंडिया में एक्टिव पार्टिसिपेशन की बातें होती हैं, और एरिस्टोटल के टाइम पे भी ऐसा ही होता था, जहाँ पर जो सिटीजन्स हुआ करते थे वो डायरेक्टली गवर्नेंस में इन्वॉल्व रहते थे।
जिसकी वजह से उनकी अपनी एक आइडेंटिटी बना करती थी थ्रू पार्टिसिपेशन इन असेंबलीज एंड कोर्ट्स। तो ये जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता था, आज के टाइम के मॉडर्न सिस्टम में भी हम देख सकते हैं। भले ही उस समय पर वो डायरेक्टली गवर्नेंस में इंक्लूड रहते थे, लेकिन आज के टाइम पे हम एक्टिवली पार्टिसिपेट तो करते हैं, लेकिन जिस तरीके की गवर्नेंस हमारे यहाँ होती है वो डायरेक्ट नहीं होती। वो लार्जली रिप्रेजेंटेटिव होती है, जहाँ पर हम अपने प्रतिनिधि को चुन के आगे भेजते हैं कि जो हमारे बिहाफ पे हमारे लिए रूल्स को बनाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद रोटेशनल गवर्नेंस भी होती है, जहाँ पर सिटीजनशिप, अगर ग्रीक सिटी स्टेट की बात करें, तो डिसीजन मेकिंग बॉडीज, कोर्ट्स और जूरीज में जो मेंबर्स हुआ करते थे, उनको रोटेट किया जाता था ताकि वाइड स्प्रेड पार्टिसिपेशन देखने को मिले। और आज के टाइम पे भी ऐसा ही होता है, जैसे कि अब किसी स्टेट में अगर इलेक्शन आएंगे, तो उस स्टेट में रहने वाले लोगों के पास ये पावर होगी कि वो अपने जो विधायक हैं उनको बदल सकते हैं, और जैसे हम विधायक भी बदलेंगे, तो वो आगे जाकर हमारा मुख्यमंत्री भी बदल सकते हैं। चेंज हो सकता है पावर में, डिसीजन मेकिंग बॉडीज में नए लोग आ सकते हैं, अलग अलग तबकों से रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। तो ये चीज़ें भी होती हैं। उसके बाद लास्टली जो एरिस्टोटल हैं, वो कुछ फिलोसफिकल रिफ्लेक्शंस भी देते हैं, जहाँ पर एरिस्टोटल ये कहते हैं कि डायलेक्टिकल रीजनिंग का यूज़ करने से ही हम जो है वो कुछ हासिल कर सकते हैं। जहाँ पर कॉमनली एक्सेप्टेड व्यूज़ ऑन सिटीजनशिप में बताया जाता है कि जब हम सिटीजनशिप में डायलेक्टिकल रीजनिंग का यूज़ कर सकते हैं, तो हमें हमारे थॉट्स में क्लैरिटी नज़र आती है, और हमारे जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो और ज़्यादा रिफाइंड और कंसिस्टेंट बनते हैं। और लास्ट में एरिस्टोटल हमें कुछ एथिकल डायमेंशंस के बारे में भी बताते हैं, जहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि इस पूरी जो भी सिटीजनशिप की हमारी चर्चा हुई, उसमें एरिस्टोटल इनहेरेंटली ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सिटीजनशिप इज टाइड टू एथिक्स। अगर एथिक्स अच्छे हैं रूलिंग क्लास के एज वेल एज इंडिविजुअल्स के, तभी एक आइडियल स्टेट हो सकती है, और वही एक डेफिनेशन बनेगी हमारी सिटीजनशिप की, जहाँ पर हर एक इंसान कॉमन गुड को परस्यू करने के लिए भागेगा और वर्चुअस प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेगा। तो यही चीज़ें यहाँ पर हमें बताई गई हैं, और यहीं तक रखते हैं आज इस यूनिट को। थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर आपको ये पूरा डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पर एक मैसेज डाल सकते हैं, वहाँ ये अपलोड हो जाएगा। थैंक यू सो मच।